जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग गंगा नदी से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए आज की क्लास को। देखिए ये हमारा भारत का मैप होगा, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें आप जो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये ग्रीन कलर में बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं। मतलब जैसे हमारे बॉडी में नस होते हैं वैसे ही इस मैप में आपको ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रही होगी। दोस्तों वास्तव में यही हमारी भारत की नदियां हैं, है ना। और भी बहुत सारी नदियां हैं लेकिन वो छोटी नदियां हैं। इस मैप में बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट बड़ी नदियां हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और क्या हम लोग एक एक नदियों को पढ़ेंगे तो इस सिलेबस को हम पूरा कर पाएंगे? नहीं। तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ते हैं मुख्य नदी के बारे में और उसकी जो उप नदी होती है या जो सहायक नदी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले नदियों को कैसे पढ़ते हैं? नदियों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंडिया के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, तो भारत के संदर्भ में जो नदियों को पढ़ते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बांट देते हैं उत्तर भारत की नदियां और दूसरे पार्ट में हम लोग बांटते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो ये दो तरह की नदियां, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर है? अब उत्तर भारत की नदियों में जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर भारत की नदियों में दोस्तों, उत्तर भारत की नदियों में तीन प्रमुख नदी हैं। कितनी प्रमुख नदी है? तीन। सर ये प्रमुख नदी क्या होता है? प्रमुख नदी होता है दोस्तों वह नदी जो डायरेक्ट जाकर के समुद्र में अपना जल गिराती है। हाँ, यानी कि वह किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं होती बल्कि वह प्रत्यक्षतः जाकर के समुद्र में मिलती है। तो ऐसी नदी को हम लोग मुख्य नदी कहते हैं, मेन रिवर कहते हैं। और बाकी जो नदियां होती हैं वो उसमें मिल जाती हैं, तो ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं या उप नदी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि इस एरिया की तीन प्रमुख नदी है दोस्तों। एक तो हो गई गंगा नदी, गंगा नदी हो गई यहां पे, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो। और दूसरी नदी है दोस्तों यहां पे ये, और दोस्तों दूसरी जो नदी है प्रमुख नदी उत्तर भारत की वो है सिंधु नदी। और तीसरी जो प्रमुख नदी है दोस्तों यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन प्रमुख नदियां हैं। एक ही पॉइंट से मानसरोवर से ही सिंधु नदी निकलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये देखिए हमारी गंगा नदी है। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हो गई मुख्य नदी। अब बाकी जो नदियां हैं दोस्तों इसकी आकर के इसी में मिल जाती हैं तो हम उसको सहायक नदी कहते हैं। जैसे सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मुख्य नदी और सहायक नदी में अंतर क्या होता है। क्लियर है? मुख्य नदी और सहायक नदी में अंतर क्या होता है? यानी कि सहायक नदी वे नदियां होती हैं जो जाकर के किसी नदी में मिल जाती हैं और मुख्य नदी वे नदियां होती हैं जो प्रत्यक्षतः जाकर के समुद्र में मिलती हैं। तो उत्तर भारत की तीन नदियां। अब जो मैं बता रहा हूं वो एक चीज आप और समझ लो, फिर हम लोग नदियों के बारे में देखते हैं। तो जैसे मान लो गंगा नदी है दोस्तों, यहां पे ये मान लो आप गंगा नदी है, मान क्या लो यहां पे ये गंगा नदी है। क्लियर है? अब गंगा नदी, यहां से ध्यान से समझना आपको। अब ये गंगा नदी कि जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितनी भी दोस्तों सहायक नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और इसके अलावा यमुना, सोन, टोन से, ये सब जितनी भी नदियां हैं गंगा की सहायक नदी, ये सभी की सभी नदियां सम्मिलित रूप से हम पढ़ते हैं तो ये गंगा नदी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाते हैं? गंगा नदी तंत्र। तो अगर पर्टिकुलर आप किसी नदी को पढ़ रहे हो तो गंगा नदी कहेंगे, लेकिन जब गंगा नदी तंत्र की बात होगी तो न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे। अंतर समझ आया आपको? गंगा नदी का मतलब यह है कि केवल गंगा नदी, लेकिन जब गंगा नदी तंत्र लिखा हो तो इसका मतलब गंगा के साथ साथ जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोग तीन नदी तंत्र उत्तर भारत में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र, सबसे पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर इधर सिंधु नदी तंत्र, और फिर यहां पे इधर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। क्लियर है? गंगा नदी तंत्र देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह उत्तराखंड से होता है। वास्तव में गंगा, अब ध्यान से सुनना आपको, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड क्षेत्र से होता है, उत्तराखंड क्षेत्र से। लेकिन वास्तव में गंगा नदी को दोस्तों भले ही हम लोग उद्गम बोलते हैं लेकिन गंगा नदी का निर्माण होता है ना। आपको पता है कि
जो देवप्रयाग है उत्तराखंड में, देवप्रयाग में दो नदियां मिलती हैं। कौन सी दो नदी? भागीरथी और अलकनंदा। इन दो नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। हालांकि पौराणिक कथाओं में गंगा की मुख्य धारा भागीरथी को माना जाता है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी में आप ध्यान रखेंगे कि देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी का हमें अस्तित्व दिखाई देता है। उसके पहले उसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यूं समझिए कि उत्तराखंड से गंगा नदी आती है निकल करके। क्लियर है? उत्तराखंड के बाद दोस्तों ये चली जाती है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये प्रवाहित होते हुए सीधे दोस्तों बिहार में, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी का प्रवाह भारत के कितने राज्यों में है? तो दोस्तों सीक्वेंस, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले होगा उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार। दोस्तों बिहार ध्यान रखेंगे, और बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर बिहार। आप हिंदी में लिख लो, मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल। ये सीक्वेंस है गंगा नदी के प्रवाह का। क्लियर है? इसके बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दोस्तों दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। कितने आगे मैं उद्गम बताऊंगा अभी प्रयाग वगैरह, लेकिन अभी हम लोग गंगा नदी के बारे में एक व्यू ले लेते हैं, है ना, ओवरव्यू देख लेते हैं, और इसके बाद तो फिर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब समेटते हैं। उसके बाद फिर हम गंगा नदी के बारे में प्रॉपर यहां से कैसे उद्गम होता है, क्या होता है, पढ़ेंगे। तो गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में जाती है, यह दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। जो पश्चिम बंगाल में ही प्रवाहित होती है यहां पे दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर के, इसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से। और दोस्तों एक नदी यहां गंगा नदी की सीधी धारा चली जाती है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में दोस्तों गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर गंगा नदी राष्ट्रीय नदी भी है, ये भी आपको पता होगा, राष्ट्रीय नदी है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड है जिसने गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। क्लियर है? अब गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई कहां पे है? तो गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक लंबाई। क्लियर है? सर्वाधिक लंबाई कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और यह पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे कम लंबाई कहां पर है? तो गंगा नदी की सबसे कम लंबाई दोस्तों कहां पे है? झारखंड में है। ठीक है, न्यूनतम लंबाई कहां पे है? झारखंड में है। ये बात समझ आ गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो सब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अभी हम लोग देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है। ये गंगा नदी का एक बेसिक वो था, इंट्रो था। अब हम लोग समझते हैं गंगा नदी को अच्छे से। ठीक है, आपको करना यह है दोस्तों कि आप लोग कॉपी पर जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। ये जूम कैसे होगा भाई? ये ऐसे नहीं होगा, हाँ यहां से होगा। ठीक है, ठीक। तो ये हमने जूम कर लिया मैप को। अब हम लोग दोस्तों गंगा नदी का चलो यहीं पे मैं एक देखो, अब आपको ध्यान से समझना है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। बस आपको ध्यान से देखना है और कॉपी में वैसे ही बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, फिर मैं आपको ट्रिक से याद भी करवाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे गंगा नदी का निर्माण।
उत्तराखंड में गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि हमारे एग्जाम में लगातार प्रयागों के बारे में पूछा जाता है और उत्तराखंड में 5 प्रमुख प्रयाग हैं जो हमें समझना है, और इन्हीं प्रयागों के माध्यम से हम लोग ये भी समझ लेंगे 2 नदियों का संगम कहां पर होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान से कॉन्शियस होकर के समझ लेना है, बाकी आप कॉपी पे अपने बना लेना, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। याद करवाऊंगा मैं, आपको केवल चीजों को समझना है और अपने कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग समझते हैं कि उत्तराखंड में दोस्तों 2 नदियां हैं, जो 2 प्रमुख नदियां हैं, उनके संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। तो 2 नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो नदी है दोस्तों यहां पर भागीरथी, और दूसरी नदी है यहां पर अलकनंदा। कौन सी नदी है दोस्तों? अलकनंदा। अलकनंदा, तो ये वाली हो गई अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, क्लियर है। और दूसरी नदी कौन सी है? भागीरथी। याद रहेगा आपको, अलकनंदा और भागीरथी। कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 नदियों से होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों कहां पर मिलती हैं? तो ये दोनों दोस्तों देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, अब आपको भूलना नहीं है। और देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद ही गंगा नदी के नाम से गंगा नदी का अस्तित्व होता है और यह नदी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी को ही माना जाता है, यानी गंगा नदी का वास्तविक निर्माण जो होता है वह तो देवप्रयाग से होता है, 2 नदियों के संगम से होता है। लेकिन फिर भी पौराणिक कथाओं में, और हमारे एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो पौराणिक कथाओं में गंगा की मुख्य धारा भागीरथी को माना जाता है। गंगा की मुख्य धारा किसे मानते हैं? भागीरथी को मानते हैं। और इसीलिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, निर्माण नहीं, आपके एग्जाम में उद्गम भी पूछ लिया जाता है। और जब निर्माण पूछा जाएगा तो आप देवप्रयाग बताएंगे, लेकिन जब उद्गम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो कहां से होता है? यह दोस्तों होता है गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से। गोमुख ग्लेशियर है यहाँ पे, तो गोमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री नामक स्थान है, यहीं से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो अलकनंदा के साथ मिल करके देवप्रयाग में गंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, और फिर दोस्तों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें कुछ नदियां हैं और कुछ संगम हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको बिल्कुल ध्यान से आपको याद करवा दूंगा, बस आप चीजों को समझते हुए चले जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, इस पर कुछ प्रमुख प्रयाग हैं, उन प्रयागों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप चीजों को समझते हुए चलें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों एक प्रयाग पड़ता है इस नदी पर, नदी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप प्रयाग समझिए, 5 प्रयाग, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक प्रयाग है जिसे हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग आप बिल्कुल याद करेंगे, विष्णु प्रयाग। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा प्रयाग है इसको हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग। किस नाम से जानते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। आप भी सबसे देखिए, अगर आप नदियों को और प्रयाग को एक साथ याद करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। आप पहले प्रयाग को याद करिए और प्रयाग को याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस देखिए। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग है दोस्तों, विष्णु प्रयाग, फिर होता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद दोस्तों होता है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये? कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग आप याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद दोस्तों आप ध्यान रखेंगे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद यहां पे देव प्रयाग है। और इस प्रकार से ये हमारे 5 प्रयाग हो गए। इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि किसी को भी आगे कर लिया किसी को भी पीछे कर लिया, नहीं चलेगा। आपको इसी सीक्वेंस में, इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। तो मैं आपको याद करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं कि यहां पर कौन सी नदियां मिलती हैं। क्लियर है? कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं दोस्तों धौली गंगा। किस नाम से जानते हैं? धौली गंगा के नाम से जानते हैं। धौली गंगा के नाम से जानते हैं। अभी मैं बताऊंगा अलकनंदा के बारे में, है ना, पहले आप प्रयागों के बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पर धौली गंगा एक नदी है जो कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद जो दूसरी नदी है दोस्तों, जो दूसरी नदी है वह है नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी।
नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी, ये मंदाकिनी नहीं है, ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी नदी मिलती है। क्लियर है। फिर आता है दोस्तों कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में नदी मिलती है पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी दोस्तों, पिंडार नदी। तो आप ध्यान रखेंगे पिंडार नदी के बारे में, पिंडार नदी, पिंडार नदी। ठीक है। तो धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, और इसके बाद है रुद्रप्रयाग। लेकिन ध्यान रखना है कि रुद्रप्रयाग में जो नदी मिलती है वह दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग में नदी मिलती है वह इस साइड से आती है, मतलब कि दाएं तट पर मिलती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब नदियां बाएं तट, सब दाएं तट और बाएं तट क्या है? अगर ये नदी दोस्तों इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये नदी का इधर का इसका दायां हुआ और इधर का इसका बायां हुआ। तो ये सब नदियां बाएं तट पर मिलती हैं, लेकिन ये नदी दाएं तट पे, हालांकि दायां बायां आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये नदी इधर से आकर के मिलती है, और इस नदी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी। तो ये चार नदियां हैं, चार नदियां हैं और चार प्रयाग हैं, और पांचवा प्रयाग तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम ही है, देवप्रयाग। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, और दोस्तों रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं इन प्रयागों को हम कैसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको पहले से ही याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं याद है तो जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूं ऐसे बिना तर्क वितर्क के बस आप सोचते हुए चले जाओ कि हाँ ऐसे है, उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कैसे याद करना है? देखो दोस्तों, सबसे पहले जैसे तारणहार कहते हैं किसको? विष्णु जी को। यानी विष्णु जी सबसे ऊपर हैं। भगवान विष्णु जब जब इस धरती पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ा, जैसे दोस्तों भगवान राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया, फिर कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया, ऐसे उनके बहुत सारे अवतार हैं विष्णु जी के। कहा जाता है धरती पर जब बहुत ज्यादा संकट होता है तो भाई विष्णु जी अवतार लेकर के लोगों के तारणहार के रूप में काम करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विष्णु जी सबसे ऊपर हैं, तो विष्णु जी सबसे ऊपर रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। इसके बाद आपको याद होगा कि दोस्तों नंद जी, जो मतलब ये हैं नंदलाल कहते हैं ना, किसको? नंद जी उनके पिताजी को कहते हैं, और नंदलाल किसको कहते हैं? कन्हैया जी को कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। तो आपने उनका चित्र देखा होगा कि सर पर, कहां पर दोस्तों? सर पर उनको ऐसे चित्र में देखा होगा कि एक टोकरी सा होता है और नंद जी उनको लेकर के जा रहे हैं यमुना में। आपने कहानी सुना होगा। तो कृष्ण जी यहां पर सर पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मतलब सर के ऊपर सबसे पहले कौन हो गया? विष्णु जी। फिर सर पर किसको बैठाएंगे? सर पर बैठा हुआ चित्र किसका देखा है आपने? भगवान कृष्ण जी का देखा है। तो ये क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद दोस्तों सर हो गया, सर मतलब नंद प्रयाग, भगवान कृष्ण जी को याद कर लो। और इसके बाद कान आ गया दोस्तों, सर के बाद कान। तो कान को क्या याद करेंगे? कर्ण प्रयाग। तो फिर से सबसे ऊपर विष्णु जी, विष्णु जी के बाद सर पे नंद जी हैं, नंदलाल हैं, तो विष्णु प्रयाग, ये दोस्तों नंद प्रयाग हो गया। इसके बाद कान पे क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गला याद करिए। गले को जैसे रुद्र जी कहते हैं, किसको? रुद्र भगवान भोलेनाथ को कहते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने कंठ पर, आपको पता है कि जहर का प्याला पी करके कहते हैं कि अपने गले पर रोक दिया था। तो गले को भगवान भोलेनाथ से याद कर सकते हैं, रुद्र से याद रख सकते हैं, तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से देव प्रयाग याद कर लीजिए। तो एक बार फिर से सबसे ऊपर कौन है? भगवान विष्णु है। फिर सर पे कौन है? नंद जी हैं, यानी कि नंद प्रयाग हो गया कृष्ण जी को। फिर कान याद कर लीजिए, कर्ण प्रयाग हो गया। फिर गला याद कर लीजिए, रुद्र प्रयाग हो गया। और पूरे बॉडी को या जैसे भी याद कर लीजिए, फिर देव प्रयाग हो गया। तो ये 5 प्रयाग हो गए। अगर आपने 2 बार 3 बार इस चीज को बार बार 2 बार 3 बार अच्छे से दोस्तों आत्मसात कर लिया तो प्रयाग आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आपको प्रयाग याद हो गए तो आपको इन नदियों को याद करना, इनके संगम को याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विष्णु प्रयाग में दोस्तों धौली गंगा मिलती है, आप याद कर लीजिए। कई बार अलकनंदा की इस वाली धारा को ही विष्णु गंगा कहते हैं, तो खैर वो आपको नहीं समझना है। धौली गंगा। नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, ये भी आसान हो गया। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल रही है। कर्ण प्रयाग में पिंडार, सर जैसे एक पिंड सा दिखाई देता है, कान एक पिंड सा, या कान में कोई पिंड पहनते हैं तो ऐसे कर्ण जैसे ही कान आएगा पिंड से याद कर लेना, पिंडार, ये भी याद हो जाएगा आपको। फिर रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी से याद कर लीजिए, और देवप्रयाग आपको याद ही है। तो नदियों को 2 बार 3 बार आप याद करेंगे, याद हो जाएगा। आपको प्रयाग सीक्वेंस से याद होना चाहिए। एक बार फिर से, सबसे ऊपर कौन है? विष्णु जी, तो विष्णु प्रयाग हो गया। सर कौन है? सर है दोस्तों नंद प्रयाग। इसके बाद है कान, कर्ण प्रयाग। इसके बाद है गला,
रुद्रप्रयाग और फिर पूरी तरीके से है देवप्रयाग। इस तरीके से हमारे ये 5 प्रयाग हो गए। ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे, ये मुझे विश्वास है। अब देखिए अलकनंदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट मैं बताता हूं। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले से होता है। उत्तराखंड के कहां से होता है? चमोली जिले से होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में दोस्तों एक ग्लेशियर है जिसको कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से इस नदी का अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, सतोपंथ ग्लेशियर से। याद रहेगा आपको, तो सतोपंथ ग्लेशियर चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि जो ये अलकनंदा नदी है यहां पर किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान का कौन सा तीर्थ स्थान है इसके तट पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे अलकनंदा नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ है। कौन सा स्थान है? कौन सा तीर्थ स्थान है? बद्रीनाथ। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे ही बद्रीनाथ स्थित है। और केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ दोस्तों, केदारनाथ यहाँ केदारनाथ याद कर लेंगे, केदारनाथ। केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, ये फैक्ट भी आप नहीं भूलेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया है। क्लियर है? हो गया क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस भागीरथी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। भागीरथी का उद्गम कहां पे होता है? तो ये होता है दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में गंगोत्री में गोमुख नामक ग्लेशियर है, वहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और इस भागीरथी नदी में दोस्तों एक नदी मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसके इन दोनों की नदियों के संगम पर एक टिहरी बांध है। इस नदी को भिलांगना नदी कहते हैं। ये भी आप याद रख सके तो ज्यादा बढ़िया है, भिलांगना नदी। और ये वैसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, केवल ये पूछा जाता है कि जो टिहरी बांध है ये किन दो नदियों के संगम पर है। तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। कौन सा? टिहरी बांध। आपको पता होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो इस टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है वह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर किया गया है, मतलब जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। तो ये एक फैक्ट है जिसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। और इसके बाद ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और ये कहां पर होता है? ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में कहां पर उतरती है? तो दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी का जो उतराव होता है, जैसे ये उत्तराखंड में हम मान लेते हैं कि गंगा नदी का निर्माण हो गया है, ऐसे आप मान लो कि गंगा नदी का निर्माण हो गया। अब जब गंगा नदी का निर्माण हो गया तो ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से दोस्तों ये बिहार में, और बिहार से, अच्छा ये जूम वाला पिक्चर था ना, यहां पर है। ठीक है, उत्तराखंड से दोस्तों गंगा नदी का जो प्रवाह है यह उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो ये इसका प्रवाह है गंगा नदी का। लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो क्या पूछ रहा हूं कि ये जो गंगा नदी है यह मैदानी एरिया में कहां पर उतरती है? तो ये दोस्तों मैदानी एरिया में कहां पर उतरती है, ये आप ध्यान रखेंगे ऋषिकेश में। उत्तराखंड में ये है ऋषिकेश। और अगर ऋषिकेश नहीं है तो हरिद्वार आप बता दो। ऋषिकेश या हरिद्वार में इस गंगा नदी का मैदान में, हालांकि ऋषिकेश में ही हो जाता है, ऋषिकेश ही अंतिम बॉर्डर है, उसके उधर पर्वतीय क्षेत्र में ये नदी प्रवाहित होती है और उसके बाद ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। लेकिन कई बार हरिद्वार भी बताया जाता है एग्जाम में, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। फिर उत्तराखंड सरकार ने, मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी को दोस्तों जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। तो सवाल ये है कि उत्तराखंड ने जीवित प्राणी का दर्जा गंगा नदी को कब दिया था? तो ये दोस्तों उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है, नैनीताल हाई कोर्ट है, इस नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा 2017 में, कब? 2017 में इसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। जीवित प्राणी का दर्जा उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया, ये हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, नैनीताल हाई कोर्ट है उसके द्वारा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी। इसके बाद अब गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश है, उत्तर प्रदेश में, ये यूपी वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी लोग बस चीजों को सुने। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गंगा नदी का यह भी पूछा जाता है कि प्रवेश किस डिस्ट्रिक्ट से होता है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होता है। किस जिले से होता है? बिजनौर जिले से होता है, बिजनौर जिले से। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का अंतिम प्रवाह किस जिले में होता है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जो अंतिम प्रवाह है यह बलिया में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? बलिया में। तो ये यूपी का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, बाकी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूं इसके बाद वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि गंगा नदी के किनारे स्थित पूरे भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के किनारे भाई बहुत सारे शहर हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर होगा। फिर पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर होगा वह दोस्तों पटना होगा। पटना ध्यान रखेंगे, पटना। ठीक है, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? हाँ, वहीं अगर यूपी का पूछ ले कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, अगर यूपी के संदर्भ में, ये तो पूरे भारत के संदर्भ में सबसे अधिक जनसंख्या है पटना का, लेकिन यूपी के संदर्भ में पूछेगा तो आप प्रयागराज बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है जो गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन ये यूपी का। और वैसे पूरे भारत का पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे दोस्तों पटना को। क्लियर है? ये बात भी आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये 27 डिस्ट्रिक्ट से होकर के प्रवाहित होती है गंगा नदी। तो अब हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदियां दोस्तों यहां पर इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो हम लोग एक एक नदियों के बारे में समझेंगे, लेकिन अभी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां हैं, है ना। अब देखिए गंगा नदी की इतनी सहायक नदियां हैं कि मतलब सबको पढ़ना बिल्कुल इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता और काफी मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां, हम उन्हें ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जब गंगा नदी की सहायक नदियों को हम पढ़ते हैं तो हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी कि गंगा नदी की ये एक वे सहायक नदियां जो इसके बाएं तट पर मिलती हैं, और गंगा नदी की वे सहायक नदियां जो दाएं तट पर मिलती हैं, है ना। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कुछ ऊपर से आकर के मिलती हैं, कुछ नीचे की ओर से जाकर के मिलती हैं। तो देखिए गंगा नदी का प्रवाह कैसे होता है? गंगा नदी का प्रवाह दोस्तों इस तरीके से होकर के पूर्व की दिशा में होता है, इधर से निकल करके ऐसे गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी का जो प्रवाह है इसके इधर वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये इसका लेफ्ट साइड हुआ, यानी कि बायां तट हुआ, और इधर वाला जो तट हुआ ये दायां तट हुआ। तो मैं पहले बाएं तट पर डिस्कस करूंगा और इसके बाद फिर दाएं तट पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बाएं तट की सहायक नदियां, आप हेडिंग डाल सकते हैं बाएं तट की सहायक नदियां। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा इसमें? गंगा की जितनी भी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, गंगा की जितनी भी बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो सभी की सभी हिमालयी नदियां हैं, वे सभी की सभी हिमालयी नदियां हैं, केवल एक अपवाद को छोड़ करके। वो अपवाद कौन सा है दोस्तों? गोमती नदी। गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती, बावजूद इसके कि वो बाएं तट पर मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी नदियां हैं बाएं तट पर मिलने वाली वो सभी की सभी कंपलसरी है कि हिमालय से निकल करके आती हैं। लेकिन एक नदी जो है हिमालय क्षेत्र से तो निकलती है, लेकिन हिमालय से नहीं निकलती। कहां से निकलती है? वो एक झील से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये नहीं समझ आया तो मैं अभी समझाऊंगा, आप टेंशन ना लो। पहले हम लोग एक एक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एक एक नदियों के बारे में देख लेते हैं। पहले इसको मैं मिटा के थोड़ा और जूम करता हूं ताकि, अरे भाई ये कहां बढ़ रहा है? ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी हो गई गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। अब इसकी हम लोग सहायक नदी देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। तो गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी रामगंगा नदी, और रामगंगा नदी भी हिमालयी क्षेत्र से ही निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से ही निकलती है और उत्तराखंड से ही निकलती है। उत्तराखंड में एक स्थान है दूधातोली पर्वत। कौन सा है? दूधातोली पर्वत है, दूधातोली पर्वत। तो जो रामगंगा नदी का उद्गम होता है वह दूधातोली पर्वत से होता है। आप ये नोट करते हुए चलिए, रामगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? दूधातोली पर्वत से होता है, उत्तराखंड में। और ये गंगा नदी में कहां पर मिलती है? तो ये दोस्तों कन्नौज में मिलती है। कहां पर मिलती है? ये कन्नौज में मिलती है, कन्नौज में।
तो कन्नौज में ये गंगा नदी में मिल जाती है, उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। और राम गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहर अगर कभी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? एक बताएंगे बरेली और दूसरा बताएंगे रामपुर। एक बरेली और दूसरा रामपुर। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों दूसरी इसकी सहायक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। अच्छा, कुछ किताबों में सीक्वेंस के रूप में सबसे पहले काली या शारदा दिया हुआ है, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, बस आप ध्यान से समझो। अब दोस्तों यहां से निकलती है पीलीभीत में, एक स्थान है पीलीभीत, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत में दोस्तों एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं फुलहर झील। कौन सा झील है ये? फुलहर झील। फुलहर झील है दोस्तों, फुलहर झील। और इस फुलहर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम लोग कहते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी है ये दोस्तों? गोमती नदी। ये गोमती नदी हो गई, गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। लेकिन ये गंगा नदी में कहां पर मिलती है? तो ये गंगा नदी में दोस्तों गाजीपुर मिलती है। गाजीपुर मिलती है, गाजीपुर, गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी में। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो गंगा नदी में मिलती है, इसके पहले इस पर एक प्रसिद्ध शहर है, और उस शहर का नाम आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है दोस्तों लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ शहर दोस्तों यहां पर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ शहर दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों जो तीसरी नदी है वह इंपॉर्टेंट है, काली नदी या शारदा नदी। कौन सी नदी? काली नदी, या इसी को कहते हैं शारदा नदी। तो काली नदी या शारदा नदी का जो उद्गम होता है वह उत्तराखंड में एक स्थान है, उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं काला पानी झील। काला पानी झील, लिपुलेख दर्रा यहीं पर है, काला पानी झील। और काले पानी झील के पास से ही इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी दोस्तों, ये जो काली नदी या शारदा नदी के नाम से जानते हैं, काली नदी भी इसी को कहते हैं और शारदा नदी भी इसी को कहते हैं। ये काली नदी निकल करके उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए ये नदी सीधे चली जाती है इस तरीके से, ऐसे यूपी में। लेकिन ये डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं बता रहा हूं वो एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, काली नदी या शारदा नदी का जो सीक्वेंस है वह गोमती नदी के पश्चिम में देता है, तो ये सही भी है। क्यों देता है? देखिए, अगर गंगा नदी के मिलने के आधार पे देखेंगे तो गोमती पहले मिलती है, लेकिन अगर इसके आधार पे देखेंगे तो ये पश्चिम में पड़ती है। काली या शारदा नदी पश्चिम में पड़ती है, यानी कि यहां से जहां से इसका उद्गम होता है इसके ये और भी पश्चिम में आ जाती है काली या शारदा नदी। बस यही कारण है कि कई सारी किताबों में इसको पश्चिम में बताया जाता है, जो कि गलत नहीं है, सही है, लेकिन मैंने इसलिए बताया ताकि मुझे बनाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आप जैसा भी समझें, काली नदी या शारदा नदी। और ये काली या शारदा नदी दोस्तों डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, बल्कि ये किस नदी में मिल जाती है? तो यहां से दोस्तों, यहां से एक नदी प्रवाहित होते हुए आती है। यहां से एक नदी प्रवाहित होते हुए आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। वो नदी कौन सी है? वो नदी है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं घाघरा नदी। कौन सी नदी है ये? घाघरा नदी। ये है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी याद रहेगा आपको, घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो घाघरा नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत क्षेत्र से होता है, तिब्बत क्षेत्र से। और किस स्थान से होता है? तो दोस्तों यहां पर एक पर्वत चोटी है मापचा चुंगो। कौन सा है? मापचा चुंगो। तो मापचा चुंगो से होता है, मापचा चुंगो से होता है। ठीक है, मापचा चुंगो से घाघरा नदी निकल करके नेपाल में आती है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से समझना है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, बस आप ध्यान से समझो। तो घाघरा नदी दोस्तों, घाघरा नदी जब नेपाल में आती है तो घाघरा नदी को यहां पर क्या कहते हैं? कर्णाली नदी कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि यह नेपाल की सबसे लंबी नदी है, पूरे नेपाल को क्रॉस करके आती है, नेपाल के उस साइड से निकल करके इस साइड इंडिया में आती है। तो यह कर्णाली नदी के नाम से जानती है। कर्णाली नदी, कर्णाली नदी कहां? नेपाल में, मापचा चुंगो पर्वत से निकलती है। और इसी दोस्तों घाघरा नदी में ही ये काली या शारदा नदी मिल जाती है, काली या शारदा नदी मिल जाती है। और जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसके बाद से ही इसको सरयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों घाघरा नदी को ही जब काली या शारदा नदी का मिक्स हो जाता है तब इसको सरयू के नाम से जानते हैं। यही नदी है सरयू, अलग से नदी नहीं है। सरयू नदी वही नदी है जो घाघरा और काली और शारदा का दोनों का मतलब एक तरीके से संयुक्त धारा है।
उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये मापचा चुंगो से घाघरा नदी निकलती है और जैसे ही काली या शारदा मिलती है सरयू के नाम से जानी जाती है। और यही नदी आगे बढ़कर के दोस्तों छपरा में, कहां पर, छपरा में दोस्तों, ये छपरा में, बिहार के छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां से एक और नदी निकल करके आती है जिसको हम लोग कहते हैं गंडक नदी। कौन सी नदी है ये, गंडक नदी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पे एक नदी है गंडक नदी, और गंडक नदी भी ऐसे ही निकल करके आती है और ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गंडक नदी। ये कहां से निकल करके आती है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तिब्बती क्षेत्र आप ध्यान रखोगे तो गंडक नदी तिब्बती क्षेत्र से निकल करके आती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो गंडक नदी बनाती है। गंडक नदी आप ध्यान रखेंगे, गंडक नदी, गंडक नदी ध्यान रखेंगे। और गंडक नदी गंगा में कहां पर मिलती है, तो ये दोस्तों सोनपुर में मिलती है, बिहार के सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में, पटना से पहले पड़ता है सोनपुर, तो ये सोनपुर में मिल जाती है। क्लियर है। और दोस्तों सोनपुर में ही भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, ये आपको पता होगा। तो ये सोनपुर में ही गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नदी है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कोसी नदी। कौन सी नदी है ये, कोसी नदी। तो कोसी नदी दोस्तों यहां से निकलते हुए, है ना, ये कहां से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। माउंट एवरेस्ट के पास से, जिस पर्वत से निकलती है, जहां से निकलती है, जो पॉइंट कोसी नदी के बारे में पूछा जाता है, तो गोसाई थान है ये, गोसाई थान। तो दोस्तों गोसाई नाथ, देखिए किताबों में कई जगहों पर गोसाई नाथ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर गोसाई थान। अब उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसको गोसाई थान माना था, तो नाथ या थान आप जो भी समझे, कई सारी किताबों में नाथ दिया हुआ है, कई सारी किताबों में थान दिया हुआ है, तो सही शब्द तो ज्यादातर मुझे गोसाई थान ही दिखाई देता है। तो गोसाई थान, अब गोसाई नाथ भी याद कर लो, अब हो सकता है टाइपिंग एरर हो, जो भी हो। गोसाई थान ये कहां पे है, ये माउंट एवरेस्ट के पास है। तो वहीं से दोस्तों कोसी नदी का उद्गम होता है, और कोसी नदी नेपाल को पार करके ये चली जाती है सीधे सीधे, कहां पर, ये सीधे सीधे चली जाती है बिहार में। बिहार में ये दोस्तों पटना के आगे जाएंगे आप, कटिहार नामक स्थान पर, कटिहार नामक स्थान पर ही ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, ये है दोस्तों सोन नदी। कौन सी नदी है ये, अरे सोन नहीं है, कोसी नदी दोस्तों, कोसी, कोसी नदी है दोस्तों, कोसी 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 नदी। तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है वह कहां से होता है, गोसाई थान से होता है। कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, गोसाई थान से होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। कोसी नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रचलित है जो बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछा यह जाता है कि भारत की वह नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। तो दोस्तों कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, यानी कि ये कभी ऐसे ऐसे प्रवाहित होते हुए जाती है और पता चला फिर सीधे चली जाती है, तो ये बहुत ज्यादा बिहार में नुकसान करती है। यही वजह है कि इसे बिहार का शोक कहते हैं। और यह भी पूछा जाएगा कि भारत की वह नदी जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों भारत की वह नदी जो अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है वह कौन सी नदी है, कोसी नदी है। याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गई दोस्तों कोसी नदी, बिल्कुल याद हो जाएगा। और एक और गंगा की सहायक नदी याद कर लेंगे, और वो नदी कौन सी होगी दोस्तों, महानंदा नदी। कौन सी नदी है ये, महानंदा नदी, महानंदा नदी। बस इसको याद कर लेना, ये पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो एक बार हम ये बताते हैं, समझ लेते हैं, फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। गंगा नदी के हम लोग क्या देख रहे हैं, वे सहायक नदियां जो बाएं तट से मिलती हैं, और ये सभी की सभी नदियां हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। सभी की सभी नदियां दोस्तों हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं। इसमें एक अपवाद सर जी ने क्या बताया था, इसमें एक अपवाद सर जी ने बताया था, ये गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी को अपवाद के रूप में ध्यान रखेंगे। अपवाद क्या है कि ये हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती, बावजूद इसके ये बाएं तट पर मिलती है। क्लियर है। अब देखिए जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो सबसे अब रिवीजन चल रहा है, जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है निकल करके उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रामगंगा नदी आती है, और रामगंगा दूधातोली पर्वत से निकलती है। दूधातोली पर्वत से निकल करके ये कन्नौज में मिल जाती है, जिसे खुशबुओं का शहर कहते हैं। इसके बाद गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें दोस्तों गोमती नदी आकर के मिलती है गाजीपुर में, गोमती नदी गाजीपुर में। और गोमती नदी के किनारे ही एक शहर स्थित है लखनऊ, जो किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद दोस्तों हमने ये जाना कि काला पानी एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां से काली नदी निकलती है, जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, और इसी काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में न मिल करके यह किसमें मिलती है, घाघरा नदी में मिलती है। और यही घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, तिब्बत के मापचा चुंगो
चोटी से होता है। और दोस्तों यही घाघरा नदी और ये जो काली नदी या शारदा नदी का जब संगम हो जाता है तो इसे सरयू के नाम से जानते हैं। और सरयू नदी के किनारे ही दोस्तों अयोध्या शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे ही कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या शहर स्थित है, बिल्कुल याद कर लेंगे। और ये सरयू नदी दोस्तों जाकर के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आती है नदी है दोस्तों गंडक नदी। अच्छा, गंडक नदी को नेपाल में सदा नीरा के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में भी इसको सदा नीरा कहते थे, तो ध्यान रखना आपको कि सदा नीरा नदी कहते थे गंडक नदी को, कई बार पूछा गया है तो ये भी ध्यान रखेंगे, गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी दोस्तों। और गंडक नदी का जो गंगा में मिलन होता है ये सोनपुर में होता है, जहां पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अब इसके बाद अगली नदी है कोसी नदी, जो कि गोसाई थान से निकलती है, जो कि माउंट एवरेस्ट के बगल में है। और वहां से निकल करके ये बिहार के कटिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इसके बाद है दोस्तों महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ये बात आपको समझ आ गई। अब दोस्तों जब ये सब नदियां मिलती हैं तो हम लोगों ने ये तो केवल और केवल वे नदियां देखा है जो बाएं तट पर मिलती हैं। अब हमें वे नदियां देखना है जो दाएं तट पर मिलती हैं, मतलब कि इधर दक्षिण की ओर से जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम वे नदियां देखेंगे जो गंगा के दाएं तट पर मिलती हैं। क्लियर है, दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की नदियां। इसको भी हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग गंगा की वे सहायक नदियां देखेंगे जो उसके दाएं तट से मिलती हैं। तो दाएं तट का मतलब तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि जो दक्षिण की ओर से जाकर के गंगा नदी में मिलती है। जैसे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है दोस्तों। अब यहां से जो वे सहायक नदियां गंगा की जो दक्षिण की ओर से मिलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? यमुना नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यमुना। यमुना, यमुना इसकी प्रमुख सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में जाकर के मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों? प्रयागराज में। और यह ध्यान रखना है कि दाएं तट पर मिलती है। यमुना गंगा में दाएं तट से मिलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यमुना गंगा में दाएं तट से मिलती है, बाएं तट से नहीं। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है दोस्तों कि ये नदी भी, ये जो नदी है यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है। और यह भी अपवाद है कि हिमालय से निकलने वाली एकमात्र ऐसी नदी, गंगा की सहायक नदी, हिमालय से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी जो दाएं तट पर मिलती है, तो वो कौन सी है? एकमात्र यमुना नदी, जो कि हिमालय से निकलने के बावजूद दाएं तट पर मिलती है। इसे बायां तट मंजूर नहीं है, तो ये दाएं तट पर मिलती है। बाकी सर जी ने क्या बताया था कि जितनी भी सहायक नदियां हैं वो हिमालय से निकल करके बाएं तट पर मिलती हैं, लेकिन प्रयागराज में ही मिलने वाली यमुना नदी जो है ये दाएं तट पर मिलती है, बावजूद इसके ये हिमालय से निकलती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यमुना नदी का उद्गम हम लोग देख लेते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम भी दोस्तों उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं उत्तरकाशी। क्या कहते हैं? उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में एक चोटी है बंदरपूंछ। कौन सी चोटी है? बंदरपूंछ। और बंदरपूंछ चोटी पर ही दोस्तों एक ग्लेशियर है। बंदरपूंछ चोटी के पास एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा, जिसे हम लोग यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। और यह यमुना नदी आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, यमुना की बहुत सारी सहायक नदी हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में गंगा के फॉर्मेट में ही पूछ लिया जाता है। सर कहना क्या चाहते हैं? तो कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि देखिए ये यमुना है और यमुना की सहायक नदियां भी एग्जाम में आपकी गंगा के नाम से आ जाता है। तो हम यमुना के बारे में देख लेते हैं और इसके बाद तो फिर हम गंगा के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो देखिए यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, सबसे पहले तो एक सहायक नदी है जिसे ध्यान रखेंगे, चंबल। कौन सी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। डायरेक्ट गंगा की नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में अगर आपके जैसे क्या होता है ना कि सहायक नदी की भी अगर कोई सहायक नदी है तो वो भी मुख्य की सहायक नदी मानी जाती है। यहां पे जैसे चंबल है, चंबल यमुना में मिलती है, लेकिन यमुना तो गंगा में मिलती है, इसलिए चंबल भी गंगा की सहायक नदी मानी जाएगी। ये आप समझ लेना। कभी भी आपके एग्जाम में पूछे कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें अगर चंबल है तो उसे मानना पड़ेगा आपको। हाँ, वहां तब आपको ऑप्शन के ऊपर अलग किया जा सकता है जब उसमें यमुना भी हो, तब आप यमुना बताएंगे। जब आप यमुना बता सकते हैं तो आप यमुना बताओ, जब आप यमुना नहीं बता सकते तब आपको गंगा ही बताना है और वो सही ही होगा।
ठीक है, तो चंबल हो गई। चंबल के बाद दोस्तों एक नदी है, चंबल के बाद है सिंध। चंबल के बाद कौन सी सहायक नदी है? चंबल के बाद एक सहायक नदी है जिसे सिंध नदी कहते हैं। ये भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल के बाद सिंध, और सिंध के बाद बेतवा। सिंध के बाद दोस्तों बेतवा। ये कहां से निकलती है, कहां को जाती है, ये सब आप मत याद करो, बस ये यमुना की सहायक नदी सीक्वेंस में याद कर लो। चंबल, सिंध, फिर बेतवा। बेतवा नदी दोस्तों, बेतवा नदी ध्यान रखना आपको। और बेतवा नदी कहां पर गंगा यमुना नदी में मिलती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये दोस्तों हमीरपुर में मिलती है। उत्तर प्रदेश इसके स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हमीरपुर में मिलती है। ये जो चंबल मिलती है ये इटावा में मिलती है। चंबल कहां पर मिलती है? इटावा में मिलती है। और बेतवा कहां पर मिलती है दोस्तों? हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं याद करना है। और इसके बाद दोस्तों एक और यमुना की सहायक नदी है केन नदी। कौन सी नदी है ये? केन नदी। और केन किसकी सहायक नदी है? ये भी यमुना की सहायक नदी है। और केन नदी कहां पर मिलती है दोस्तों? यमुना नदी में बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के बांदा में। तो ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो केवल इसका नाम याद रख लेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इस तरीके से चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये चारों की चारों नदियां यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन सीक्वेंस के फॉर्मेट में आपसे गंगा की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे। जो ये सब दाएं तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो चंबल है ये इटावा में मिलती है, जो बेतवा है ये हमीरपुर में मिलती है, जो केन है ये बांदा में मिलती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जहां पर प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, जहां पर प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, यहीं पर इसके पास में ही एक और नदी आकर के मिलती है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग दोस्तों टोन्स के नाम से जानते हैं। टोन्स। तो टोन्स ध्यान रखना आपको, टोन्स कभी आपसे पूछा जाएगा, टोन्स। लेकिन ध्यान रखना जो टोन्स है ना, टोन्स, ये नदी दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं। भले ही मिलती प्रयागराज में है, लेकिन ये टोन्स गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं, गंगा की सहायक नदी है टोन्स नदी। तो एक नदी हो गई यमुना, दूसरी हो गई टोन्स। ये सब जो नदियां हैं ये तो यमुना की सहायक नदी हैं। तो गंगा की एक सहायक नदी हो गई जो राइट साइड मिलती है, यमुना, और दूसरी सहायक नदी हो गई दोस्तों टोन्स। अब टोन्स के बारे में हमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों, उत्तराखंड में भी एक छोटी सी नदी है टोन्स के नाम से, जो कि यमुना में मिलती है। तो अगर उत्तराखंड वाले स्टूडेंट हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि टोन्स नदी यमुना में मिलती है, वो उत्तराखंड में। लेकिन अगर एक बड़ी सी नदी है टोन्स नदी, वो गंगा में मिलती है, प्रयागराज में। तो यमुना की भी सहायक नदी है टोन्स नदी, वो उत्तराखंड में छोटी नदी है। और एक टोन्स नदी है जो गंगा में मिलती है, प्रयागराज में। तो टोन्स नाम की दो नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब यमुना की एक राइट साइड वाली याद कर लिया, तो एक और याद कर लो यमुना की। ये सब तो सब राइट साइड वाली थी। अब लेफ्ट साइड अगर यमुना की याद करना है तो एक तो टोन्स हो गई, और एक दोस्तों हिंडन नदी को भी याद कर लो। यानी यमुना की चार सहायक नदियां मैंने ये बताया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और दो नदी आप और याद रख सको जो बाएं तट पर आकर के यमुना के मिलती हैं, तो वो दो नदियां कौन सी होंगी? एक टोन्स नदी और दूसरी दोस्तों हिंडन नदी, वो यमुना की हो गई। इधर आगे बढ़ते हैं गंगा की ओर। तो गंगा की एक सहायक नदी है दोस्तों टोन्स नदी। तो पहली नदी यमुना नदी गंगा की, और दूसरी है टोन्स नदी। और एक नदी आप और याद रख सको तो ज्यादा बेटर है दोस्तों, अमरकंटक चोटी से निकल करके आती है, जिसे हम लोग सोन नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? सोन नदी। ये बिहार में आकर के गंगा नदी में मिलती है, सोनपुर नहीं है, सोन है ये, सोन नदी। दोस्तों सोन नदी के बारे में ये कहा जाता है कि सोन नदी के जो बालू के कण हैं उसमें सोने का कण पाया जाता है, और इसीलिए इसका नाम सोन पड़ा है। और ये जो सोन नदी है ना, इसका उद्गम कहां से होता है? तो सोन नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम होता है ये होता है, यहाँ पे सोन नदी है। सोन नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक चोटी से होता है। कहां से होता है ये? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से। और अमरकंटक चोटी से ही एक और नदी निकलती है जिसे हम लोग नर्मदा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सोन आप ध्यान रखेंगे, सोन नदी। और ये कहां पर मिलती है? तो ये पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये गंगा की सहायक नदियां भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां थी। अब गंगा नदी के बारे में एक और फैक्ट मैं बताता हूं अंतिम रूप से। देखिए गंगा नदी जब यहाँ पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो एक धारा इसकी दक्षिण की ओर मोड़ लेती है, जिसे हम लोग
हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। कोलकाता शहर इसी हुगली के किनारे स्थित है। और दूसरी दोस्तों एक धारा है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, देखिए जैसे गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी, ये भाई गंगा नदी है, और यही गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंचती है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। गंगा नदी दो भागों में ये विभक्त हो जाती है। तो एक भाग तो दक्षिण की ओर निकल जाती है जिसे हुगली कहते हैं, लेकिन एक दूसरी धारा दोस्तों सीधे आगे बढ़ती है। तो जब तक वो पश्चिम बंगाल में होती है तब तक उसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और यही गंगा की मुख्य धारा को भी भागीरथी मैंने बताया था। यहाँ पर भी गंगा की अंतिम धारा जो भारत में है वो भागीरथी कहलाती है। लेकिन जैसे ही वो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जाती है उसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से। कहां पर? बांग्लादेश में। और ये पद्मा में दोस्तों एक नदी आकर के इधर से मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो आप आगे पढ़ोगे। अभी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस आप यूं समझो कि इधर से एक नदी आती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। तो ब्रह्मपुत्र को दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। कहां पे? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जबकि गंगा वाली धारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जब इन दोनों का संगम हो जाता है तो इसको दोस्तों पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें एक धारा छोटी सी आकर के मिलती है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से। जैसे ही आकर के मिलती है तो इसके बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा की अंतिम जो धारा है, गंगा की जो अंतिम धारा है दोस्तों, ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए गंगा की अंतिम धारा जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दोस्तों मेघना के नाम से जानते हैं। और यहां पर ध्यान रखना कि गंगा की कई सारी धाराएं यहां पर विभक्त छोटे छोटे नलिकाएं के रूप में गंगा में मिलती है। डायरेक्ट गंगा नदी जाके नहीं मिलती। वजह क्या है कि उनका जो मुहाना है वह इनके बालू से, इनके रेत से, इनके अवसाद से बिल्कुल इनका मुहाना बंद हो चुका है। तो ये नदी फैल चुकी है। ये नदी फैल करके बिल्कुल गंगा नदी में मिलती है। और यही वजह है कि इस एरिया में दलदली संरचना पाया जाता है। ठीक है, दलदली संरचना पाए जाने की वजह से दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे दलदली संरचना पाया जाता है तो इस एरिया में क्या होता है, यहां पर बहुत सारे मैंग्रोव वनों की उत्पत्ति हुई है। मैंग्रोव वनों की उत्पत्ति हुई है। अब मैंग्रोव वन क्या होते हैं? वे पौधे जो दलदली मिट्टी में उपजते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन है ना, जो समुद्र के तटों पर मिलते हैं। तो ये मैंग्रोव वन है। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव वन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव वन है। किसी क्लास में मैं आपको मैंग्रोव वन बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव वन है। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा, इसके मुहाने पर, हुगली और गंगा के मुहाने पर बहुत बड़ी संख्या में सिल्ट जमा हुआ है, अवसाद जमा हुआ है। तो इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। जो नदियों के द्वारा मिट्टी जमा होता है उसे डेल्टा कहते हैं। और दोस्तों इस डेल्टा में सुंदरी नाम की वृक्ष की अधिकता है। और सुंदरी वृक्ष क्या है? एक प्रकार का मैंग्रोव वन है। एक प्रकार का क्या है? मैंग्रोव वन है। तो जो सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा मिलता है, इस वजह से इसको सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। सुंदर वन डेल्टा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। तो यह भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक फैक्ट आप और ध्यान रखना, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया हुआ है। यह फैक्ट भी याद रख सके तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र एक इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र उससे कम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पार्ट भी इसका नदी तंत्र का बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है दोस्तों, इसमें सिंधु नदी मुख्य नदी है, लेकिन इसके अलावा 5 नदियां और इंपॉर्टेंट हैं जो सिंधु की सहायक नदी तंत्र हैं। सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 अन्य नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग
सिंधु नदी को देखते हैं और बारी बारी से फिर इसकी सभी सहायक नदियों को देखेंगे। क्लियर है? आप ध्यान से इत्मीनान से चीजों को समझिए। तो देखिए ये यहां पर एक झील है दोस्तों तिब्बती क्षेत्र में, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मानसरोवर झील। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के आसपास कई सारे छोटे छोटे खंड में झील हैं जो मानसरोवर के ही पार्ट हैं, और इसी में दोस्तों एक ग्लेशियर टाइप का जमा हुआ झील भी है जिसे हम लोग सिंह खंबाब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह खंबाब। सिंह खंबाब तिब्बती भाषा में दोस्तों इसका अर्थ होता है शेर का मुंह। क्या होता है? शेर का मुंह। और इसी स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसी स्थान से क्या होता है? सिंह कबाब से ही क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहीं कहीं पर सिंह कबाब लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर सिंखाबाब लिखा हुआ है, लेकिन ये तिब्बती भाषा है। आप एक शब्द सिंह खंबाब याद कर लीजिए और इसी पॉइंट से सिंधु नदी का उद्गम याद कर लीजिए। और इसका अर्थ होता है शेर का मुंह। सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों होता है, इसके बाद यह नदी लद्दाख क्षेत्र से ऐसे प्रवाहित होते हुए पीओके क्षेत्र में चली जाती है नदी। और पीओके क्षेत्र जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से दोस्तों यह पाकिस्तान के लगभग मध्य से प्रवाहित होते हुए और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये निकलती कहां से है नदी? ये दोस्तों नदी निकलती है मानसरोवर झील। कभी कभी आपसे मानसरोवर झील कहता है ऑप्शन में, और कभी कभी आपको मानसरोवर झील का ही एक पार्ट है सिंह खंबाब। अरे भाई मिट गया ये सिंह खंबाब। तो दोस्तों सिंह खंबाब, ठीक है, कहीं कभी कभी ये मानसरोवर झील और कभी कभी ये सिंह खंबाब, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। अब ये जो सिंधु नदी है दोस्तों, यह पाकिस्तान के लगभग मध्य से प्रवाहित, देखिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान के लिए है। क्यों? क्योंकि यह देखिए भारत में केवल लद्दाख क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो इसका यूटिलाइज हम लोग, इसके जल का यूटिलाइज बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते जैसे कि गंगा का करते हैं ना, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। सिंधु नदी का अपना महत्व है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए इसका बहुत ही महत्व है, और इसीलिए यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहलाती है। तो कभी भी आपसे पूछे किस नदी को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सिंधु नदी को। क्लियर है? सिंधु नदी की कुल लंबाई आप नोट करेंगे दोस्तों 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे सिंधु नदी की कुल लंबाई। कहीं कहीं पर 3100 कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जो मान्यता है वो 2880 किलोमीटर का है। क्या 2880 किलोमीटर पूरा का पूरा हमारे देश में प्रवाहित होती है ये नदी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये नदी देखिए यहाँ तिब्बती क्षेत्र में भी प्रवाहित हो रही है, फिर भारत में भी प्रवाहित हो रही है। तिब्बती क्षेत्र मतलब चाइना, फिर भारत में देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, और इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर काफी लंबाई के साथ प्रवाहित होती है। बात समझ में आ रहा है? तो भारत में दोस्तों इसकी लंबाई बहुत कम है। तो कितनी कम है? तो भारत में भी इसकी लंबाई आपसे पूछा जाता है। भारत में दोस्तों इसकी जो लंबाई है 1114 किलोमीटर। आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे, 1114 किलोमीटर है ना। तो सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। अब एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी का आपसे पूछा जाता है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य ये प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रांस हिमालय, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, केवल रट लेना है आपको। यहाँ पर दोस्तों 3 पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है, यानी पर्वतों का 3 रेंज पाया जाता है, 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं ट्रांस हिमालय, इसके सबसे ऊपर वाले को कहते हैं काराकोरम, और उसके नीचे दोस्तों एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी, और इसके नीचे एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। यानी 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। इन 3 पर्वत श्रेणियों को आप लोग सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे यह बनता है कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो मैंने सबसे ऊपर वाले को काराकोरम बताया, फिर लद्दाख और जास्कर। तो दोस्तों सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सबसे ऊपर वाले को तो काराकोरम कहते हैं, लेकिन बीच वाले को लद्दाख श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखना है, लद्दाख नाम का हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन लद्दाख नाम का एक पर्वत श्रेणी भी है, तो लद्दाख श्रेणी कहते हैं बीच वाले को। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? जास्कर श्रेणी है, ये भी आप बिल्कुल याद कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य। अब एक फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूं। एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है? लेह। तो लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के किनारे है, तो वो भी आप क्या बताएंगे? वो भी दोस्तों आप सिंधु नदी ही बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? सिंधु नदी बताएंगे।
सिंधु नदी। तो लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह है और लेह यहीं पर है और ध्यान रखना है कि ये सिंधु नदी के किनारे ही स्थित नदी है। क्लियर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित नदी है जिसे हम लोग लेह शहर कहते हैं। लेह लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, इतनी बातें आपने, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये सब आपने समझ लिया होगा। अब जो ये सिंधु नदी है दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंधु के बाद हम लोग अब कुछ सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। जैसे सिंधु के बाद दोस्तों अगर उधर से इधर को आएंगे तो सिंधु के बाद झेलम। आप भले ही पहले से पढ़े हों लेकिन फिर भी आप ध्यान से पढ़ो दोस्तों। देखो हम लोग अपने आप को तुर्रम खा समझने लगते हैं, बस इसीलिए हम लोग मार खा जाते हैं। अगर हमें कोई समझाता है, बताता है तो हमें लगता है ये तो हम पहले से जानते हैं और लापरवाही कर जाते हैं। आप ध्यान से समझो दोस्तों, कभी भी अपने आप को बहुत तुर्रम खा नहीं समझना है ना। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि खुशबू के खत्म होने के बाद पूजा का फूल भी कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। तो अपने आप को बहुत 30 मारखा नहीं समझना है। ठीक है, आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करो और पढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सिंधु नदी के बाद जो सीक्वेंस है वह है झेलम नदी। झेलम नदी के बाद सिंधु झेलम के बाद आता है चिनाब नदी का नाम। तो चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, और चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद दोस्तों ब्यास, और ब्यास के बाद दोस्तों सतलज। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सिंधु नदी होगी। अब सिंधु की सहायक नदी झेलम। तो अब झेलम हेडिंग डालेंगे। ये क्या है, ये सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो अब हम लोग दोस्तों सिंधु की प्रमुख सहायक नदी झेलम के बारे में देखते हैं। ठीक है, झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी का जो उद्गम होता है यह दोस्तों हमारे कश्मीर क्षेत्र से होता है। तो कश्मीर क्षेत्र में कहां से होता है, यहां पर एक झील है दोस्तों बैरीनाग, किश्तवाड़ जिला है बैरीनाग झील, आप ध्यान रखना बैरीनाग झील, और बैरीनाग झील से ही हमारे झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे उद्गम होता है दोस्तों, और इसके बाद ये नदी ऐसे चली जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी है ये, झेलम नदी। बिल्कुल आप नाम ध्यान रखना, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का प्राचीन नाम भी आपसे पूछा जाता है। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या होगा, वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखना। झेलम नदी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बॉर्डर भी बनाती है। यहाँ पे कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान के मध्य झेलम नदी बॉर्डर भी बनाती है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर एक तो ये फैक्ट हो गया है ना, एक तो इसका प्राचीन नाम हो गया, दूसरा यह बॉर्डर बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा फैक्ट आप नोट करेंगे कि झेलम नदी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में विसर्पण करती है। सर विसर्पण क्या होता है, मतलब यह पर्वतीय क्षेत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो बहुत ही ज्यादा विसर्पण करते हुए चलती है, मतलब सांप की तरह चलती है। जनरली पर्वतीय क्षेत्र में नदियां बहुत स्पीड में चलती हैं, लेकिन यह नदी विसर्पण करते हुए चलती है, और विसर्पण करते हुए चलने की वजह से ही दोस्तों इसमें गोखुर झील बन जाता है। मतलब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और ये गोखुर झील का निर्माण करती है। तो कभी भी आपसे पूछे कि वह पर्वतीय नदी कौन सी है जो गोखुर झील बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन सी नदी होगी दोस्तों, ये भी झेलम नदी होगी। फिर एक फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ये सब नोट करते हुए चलेंगे। फिर एक फैक्ट आप और नोट करेंगे कि झेलम नदी के किनारे ही आप ध्यान रखना कि वुलर झील है। कौन सा झील है, वुलर झील। वुलर झील दोस्तों एक प्रकार का गोखुर झील है। वुलर झील क्या है, एक प्रकार का गोखुर झील है, और यह भी किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो वुलर झील भी ये झेलम नदी के किनारे बनाया गया है। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे। जो वुलर झील है यह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, मीठे पानी का झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है दोस्तों, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये आप ध्यान रखना, किसके बारे में, वुलर झील के बारे में। ठीक है, तो वुलर झील किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा झेलम नदी के किनारे ही दोस्तों हमारे इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध जो पोरस के बीच में हुआ था,
और किसके बीच में हुआ था, सिकंदर के बीच में। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध। तो ये भी पूछा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये भी झेलम नदी के तट पर ही लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद झेलम नदी के किनारे ही दोस्तों श्रीनगर शहर स्थित है। क्या है, श्रीनगर शहर स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, जिसको राजा अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया था इस श्रीनगर को। क्लियर है, और श्रीनगर के किनारे ही दोस्तों डल झील भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, डल झील भी यहीं पे है ना। लेकिन बुलर झील के बारे में ही एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया झेलम नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब झेलम नदी के ऊपर दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये परियोजनाएं हैं, हमारे एग्जाम में उन परियोजनाओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो दो परियोजनाएं आप ध्यान रखेंगे, एक उरी परियोजना आपसे पूछा जाता है किस नदी पर चलाया गया है, तो उरी परियोजना दोस्तों ये झेलम नदी पर ही है, उरी परियोजना। ठीक है, उरी परियोजना। और दूसरा दोस्तों किशन गंगा, उरी और किशन गंगा, किशन गंगा, वैसे किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, लेकिन आप ध्यान रखना उरी और किशन गंगा ये दो परियोजनाएं किस नदी पर हैं, तो ये झेलम नदी पे हैं। किस नदी पर हैं, झेलम नदी पर है। ठीक है, उरी और किशन गंगा। इसके अलावा एक फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे कि झेलम नदी की कुछ सहायक नदियां, दो सहायक नदी आप ध्यान रखेंगे। दो सहायक नदी कौन सी ध्यान रखेंगे, एक नीलम इसकी सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है दोस्तों, नीलम, नीलम इसकी सहायक नदी है। इसी को किशन गंगा के नाम से भी जानते हैं, किशन गंगा के नाम से इसको जानते हैं। तो एक तो हो गई नीलम नदी, और दूसरी नदी दोस्तों लिद्दर नदी। लिद्दर के बारे में हमारे रेलवे में पूछा गया है कि लिद्दर किसकी सहायक नदी है, तो लिद्दर दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, ये भी झेलम नदी की सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो नदियां हैं, नदियां तो कई हैं लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो झेलम की सहायक नदी है। क्लियर है, आप दोस्तों इत्मीनान से बिल्कुल नोट बनाते हुए चलें, और देखिए मेहनत करने वालों को ही मंजिल मिलती है। अगर आप बस बैठे बैठे यूं सोचेंगे कि आपको मंजिल मिल जाएगी तो फिर वो नहीं होगा, है ना। आप सोच करके कल्पना करो उस अंतिम एग्जाम और उस अंतिम पेन के बारे में जिससे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वो बैठे बैठे नहीं मिलेगी, ये यूं ही नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों लगातार अपने मेहनत को बनाए रखें। ठीक है, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता, इतना आपको ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी झेलम नदी। ठीक है, अब झेलम नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती, बल्कि यह किसकी किसकी सहायक नदी है, यह दोस्तों चिनाब की सहायक नदी है। तो अगली जो नदी होगी, हम लोग झेलम नदी हो गया हमारा कंप्लीट, झेलम नदी के बाद अगली जो सहायक नदी है सिंधु की, झेलम के बाद चिनाब नदी को हम लोग देखेंगे। किस नदी को देखेंगे दोस्तों, चिनाब नदी को देखेंगे। तो इस तरीके से ये एक नदी है जिसको हम लोग चिनाब के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से दोस्तों, चिनाब। तो देखिए चिनाब नदी के बारे में आप ध्यान रखना, ये है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी यही इंपॉर्टेंट नदी है। बाकी इस एरिया का सब नदियों का पानी चिनाब नदी समेट करके वो सीधे जाकर के सिंधु में जल गिराती है। ऐसा नहीं है कि इधर जितनी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं वो सब की सब डायरेक्ट सिंधु में मिलती हैं, ऐसा नहीं है। सब अपना जल किस में मिलाती हैं, चिनाब नदी में मिलाती हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग चिनाब नदी, और हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप लोग चिनाब नदी, और इस चिनाब नदी के बारे में ही हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि चिनाब नदी, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम दोस्तों अस्किनी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चिनाब नदी का उद्गम आपसे पूछा जाता है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चिनाब नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, आप नोट करेंगे। ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध दर्रा है। कौन सा दर्रा है, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों, बारालाचा दर्रा, बारालाचाला दर्रा है, बारालाचला दर्रा। तो बारालाचला दर्रा है, पासेस है, बारालाचला दर्रा है, इस दर्रे के पास से ही इस चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ये दो धाराओं के मिलने से बनती है। मतलब डायरेक्ट एक धारा चिनाब नदी नहीं निकलती, बल्कि दो धाराएं निकलती हैं। दो धाराएं कौन सी हैं, एक चंद्र नदी, कौन सी नदी है दोस्तों, चंद्र नदी, और दूसरी है भागा नदी, दूसरी नदी है भागा नदी। इन दोनों के मिलने से ही चिनाब नदी का निर्माण होता है हिमाचल प्रदेश में ही। तो एग्जाम में आपसे यह पूछा जाता है कि किस नदी को हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। देखिए
एक नदी निकलती है चंद्र और दूसरी नदी निकलती है भागा। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो इनको चंद्रभागा कहते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। लेकिन यही हिमाचल प्रदेश से निकल करके जब पाकिस्तान क्षेत्र में आती है ये नदी, तो वहां पर इसे दोस्तों चेनाब के नाम से जाना जाता है। तो ये चंद्रभागा के नाम से, चंद्र और भागा दो धाराओं के मिलने से बनती हैं। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों चेनाब नदी के बारे में कुछ जरूरी बातें। अब एक फैक्ट चेनाब नदी के बारे में और ध्यान रखेंगे, और वो क्या है? वो है दोस्तों इस पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। उन परियोजनाओं को आपको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना है। तो इस पर इसमें कुछ परियोजनाएं हैं, आप ध्यान रखना है। इस पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कि चेनाब नदी पर एक प्रमुख परियोजना है दोस्तों सलाल, सलाल। फिर है दोस्तों बगलिहार, सलाल बगलिहार। फिर है दोस्तों दुलहस्ती, ये सब जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ध्यान रखना, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और फिर इधर पंजाब से होते हुए, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो सलाल बगलिहार दुलहस्ती है, ये आप बिल्कुल इस चीज को याद कर लेंगे। तो ये हो गई दोस्तों कुछ चेनाब नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। एक और परियोजना आप लिख लो, पाकल दुल भी ध्यान रख लेना आप लोग दोस्तों, पाकल दुल, ठीक है। तो ये 4 परियोजनाएं हैं जो कि चेनाब नदी पर हैं, ठीक है। तो चेनाब नदी के बारे में हो गया। अब अगली जो नदी है दोस्तों, हम लोग अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे, और अगली जो नदी होगी हमारी सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। अब रावी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रावी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और आप लोग रावी नदी को समझो। रावी नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। तो रावी नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में इसका जो उद्गम होता है वह रोहतांग दर्रे के पास से होता है। किस दर्रे के पास से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से होता है, ठीक है। रावी नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाता है। रावी नदी का दोस्तों जो प्राचीन नाम है, रावी नदी का प्राचीन नाम है, इसे परुसड़ी के नाम से जानते थे, परुसड़ी। तो इसको परुसड़ी के नाम से जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रावी नदी को हम लोग परुसड़ी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसको परुसड़ी के नाम से जाना जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रावी नदी है दोस्तों यहाँ पे, रावी नदी। और रावी नदी भी कहाँ पे मिल जाती है? ये भी दोस्तों रावी नदी भी चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। रावी नदी को परुसड़ी के नाम से जानते हैं, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी के बाद दोस्तों अगली जो नदी है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी नदी है? रावी के बाद ब्यास इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। अच्छा, रावी पे कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो रावी पे कुछ प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ आपको। रावी की कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं दोस्तों। एक तो है चमेरा बांध। आपसे पूछा जाता है कि चमेरा बांध किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। दूसरा है थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। थीन बांध कहाँ पे है? तो थीन बांध भी दोस्तों रावी नदी पर है। लेकिन ध्यान रखना है, जो चमेरा बांध है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और जो थीन बांध है ये पंजाब में है। थीन बांध कहाँ पे है? पंजाब में है, रावी नदी पर ही है। अच्छा, थीन बांध को राजा रणजीत सिंह बांध भी कहते हैं, राजा रणजीत सिंह बांध भी कहते हैं। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह बांध। कभी आपसे पूछे किस बांध को कहते हैं, तो ये थीन बांध को कहते हैं। चमेरा, थीन, और एक और है, चमेरा थीन है, और एक चमेरा है, थीन है, और एक और कोई सा है दोस्तों, हाँ याद आ गया, शाहपुर कंडी। शाहपुर कंडी, चमेरा, थीन और शाहपुर कंडी है, ठीक है। ये भी पंजाब में है, चमेरा, थीन और शाहपुर कंडी। तो ये 3 बांध आप ध्यान रखेंगे। थीन बांध को ही राजा रणजीत सिंह बांध कहते हैं, और ये दोनों पंजाब में हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इतनी बातें हो गई दोस्तों हमारे रावी नदी के बारे में। क्लियर है रावी नदी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्यास नदी। अगली जो नदी है दोस्तों ब्यास नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ब्यास नदी है दोस्तों, ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश में निकलती है। और कहाँ से निकलती है ये? तो दोस्तों ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है, लेकिन वहां पर एक झील है ब्यास कुंड।
कौन सा झील है? ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से ही इस ब्यास नदी का उद्गम होता है और यह इन सभी सिंधु नदी तंत्र में जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनमें सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ये ब्यास नदी दोस्तों यहाँ पर आकर के पंजाब में और ये सतलज नदी में मिल जाती है। तो मैं सतलज नदी को अभी से बना देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ये है सतलज नदी, यहाँ से जाती है, ये है दोस्तों सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। तो सतलज नदी जाकर के भी चेनाब में मिल जाती है। तो ये देखिए जो येलो कलर में मैंने बनाया ये सतलज नदी है और ये जो ब्यास नदी है ये सबसे छोटी नदी है। ब्यास नदी पंजाब में दोस्तों सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर हरिके बैराज है जहाँ पे ये दोनों नदी मिलती हैं, मतलब ब्यास नदी जहाँ पर सतलज नदी में मिलती है यहीं पर हरिके बैराज है। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज है, ठीक है, हरिके बैराज है। ये कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में हरिके बैराज है। इसी हरिके बैराज के पास ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्यास का प्राचीन नाम है दोस्तों बिपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ब्यास पे कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ब्यास की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वैसे आप परियोजनाओं में मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे दिमाग पे ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आप देख लेना। इसके बाद देखिए जो सतलज नदी है दोस्तों, सतलज नदी, तो सतलज नदी है दोस्तों, सतलज नदी देखिए चिनाब की सहायक नदी है। पहले सतलज नदी को माना जाता है कि सिंधु में मिलती है, लेकिन अब मुख्य नदी चिनाब को माना जाता है इधर, और चिनाब नदी को माना जाता है कि वो सभी नदियों का पानी समेट करके सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जहां पर ये चिनाब नदी और जहां पर सतलज नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है, इसके बाद ये पहले सतलज के नाम से आगे बढ़ती थी, लेकिन अब ये दोस्तों चेनाब के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सतलज नदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और इसका उद्गम भी कहां से होता है? वहीं से होता है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहां से? तो ये दोस्तों होता है इसका उद्गम यहाँ मानसरोवर झील में, एक झील का पार्ट है जिसे हम लोग राकसताल कहते हैं, राकसताल झील, राकसताल झील या इसी को राक्षसताल झील कहते हैं। एक राकसताल झील उत्तराखंड में भी है, लेकिन एक राकसताल या राक्षसताल झील कहाँ पे है? इस मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत में, और इसी के पास से यह जो सतलज नदी है इसका उद्गम होता है। फिर यह भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों यहां पर ये बृहद हिमालय को काट करके, मतलब कि ये जहां से भारत में प्रवेश करती है यहां पर एक बहुत महान हिमालय है, तो ये हिमालय को काट करके इस पार आती है। बाकी ये सब महान हिमालय के इस पार से निकलती हैं नदियां, लेकिन ये हिमालय के उस पार से निकलती है। तो जब ये हिमालय को काटती है, बृहद हिमालय को, तो यहाँ पे सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, और यहीं पर सिपकिला दर्रा भी है। यहीं पर क्या है? सिपकिला दर्रा भी है। तो ये सतलज नदी दोस्तों यहाँ सिपकिले गार्ज के पास से आगे बढ़ते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। अच्छा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सतुद्री, सतुद्री, ठीक है, सतुद्री। तो ये आप ध्यान रखना, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है, ठीक है। सतलज नदी दोस्तों दो राज्यों में प्रवेश करती है, दो राज्यों में प्रवाहित होती है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पंजाब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इस पर दो बांध बनाए गए हैं और वही आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ये दो बांध है दोस्तों, दोनों हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख बांध है, सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख बांध है उसे नाथपा झाकरी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध आपसे पूछा जाता है किस नदी पर है, आप बताएंगे सतलज नदी पर है, और किस राज्य में है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये हो गया नाथपा झाकरी। लेकिन एक दूसरा बांध भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है जिसे हम लोग भाखड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाखड़ा बांध के नाम से जानते हैं। देखिए भाखड़ा और नांगल ये दोनों संयुक्त परियोजनाएं हैं। हम लोग भाखड़ा और नांगल को एक ही बांध समझते हैं, लेकिन भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। इसी पर आगे जाकर के पंजाब में नांगल बांध है। तो भाखड़ा बांध और नाथपा झाकरी बांध ये दोनों बांध कहां पे हैं दोस्तों? ये दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर ही। लेकिन भाखड़ा नांगल
और भाखड़ा और नांगल ये दोनों संयुक्त परियोजनाएं हैं। और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है, ठीक है, ये भी सतलज नदी पर ही है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये पंजाब में है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अब आप नहीं भूलेंगे इसको। फिर सतलज नदी में ब्यास नदी आकर के मिल जाती है और इन दोनों का संयुक्त जो जल है वह दोस्तों सतलज नदी के द्वारा चेनाब नदी में मिला दिया जाता है। लेकिन जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं, जहां पर यहाँ पे हरिके बैराज मैंने अभी बताया था आपको पंजाब के कपूरथला में, वहीं से एक झील निकाला गया, एक नहर निकाला गया है। यहाँ पे इस तरफ से राजस्थान क्षेत्र में एक नहर निकाला गया है जो भारत की तो ही है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली वाली नहर है। मतलब सिंचाई प्रणाली वाली सबसे बड़ी नहर कभी भी आपसे पूछे, देखिए वैसे तो सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है, लेकिन वो व्यापार पर्पज के लिए है। तो सिंचाई के पर्पज से सबसे लंबी नहर पूरी दुनिया की अगर कभी भी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, ये इंदिरा नहर कहते हैं, इसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर है ये। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये दोस्तों हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बांध है यहीं पे, हरिके बैराज। और ये कहाँ पे है, तो सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर है, ठीक है, हरिके बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो राजस्थान में सिंचाई परियोजना के पर्पज से बनाया गया था। तो ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट नदियां थी उनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दिया। अब देखिए सिंधु नदी की ये सभी की सभी नदियां किस तट पर मिल रही हैं, तो सिंधु नदी की ये सभी की सभी नदियां दोस्तों बाएं तट की नदियां हैं। जैसे सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो ये देखिए भले ही ये सब ऐसे हैं लेकिन सब इधर से मिल रही हैं, यानी कि बाएं तट की सहायक नदियां हैं। लेकिन सिंधु नदी की कुछ ऐसी नदी है जो दाएं तट पर मिलने वाली नदी है। तो दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में एक नदी है दोस्तों यहाँ पर श्योक नदी, मिट गया ये तो, एक नदी है दोस्तों यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक नदी है दोस्तों यहाँ पर जिसे हम लोग श्योक नदी के नाम से जानते हैं। तो सीक्वेंस केवल आप ध्यान रखो, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एक नदी है दोस्तों श्योक नदी। कौन सी नदी है ये, श्योक नदी। श्योक नदी आपसे पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, लेकिन दाएं तट पर मिलती है क्योंकि ये नदी ऐसे जा रही है तो श्योक दाएं तट की ओर से मिलती है, श्योक। फिर काबुल, कौन सी नदी दोस्तों, काबुल, श्योक, फिर काबुल, फिर कुर्रम और फिर गोमल। तो मैं इधर ये सभी के सभी दाएं तट की हैं, तो ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्षेत्र की हैं, लेकिन कभी आपसे पूछे तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों श्योक तो लद्दाख क्षेत्र में मिलती है, श्योक नदी जो है ये लद्दाख क्षेत्र में मिलती है। बाकी काबुल, कुर्रम और गोमल ये अफगानिस्तान से निकल करके पाकिस्तान क्षेत्र में आके मिलती हैं। तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। दोस्तों ये चार नदियां आप ध्यान रखेंगे सिंधु की ही सहायक नदी हैं, लेकिन ये सभी की सभी नदियां दाएं तट की ओर से मिलती हैं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये बताता हूं कि जो सिंधु नदी है और इसकी ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सभी नदियों के जल को लेकर के दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य इनके जल के बंटवारे को लेकर के संधि हुई है। तो ये पूछा जाता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, क्या पूछा जाता है आपसे, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जल का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, मैंने जो सीक्वेंस बताया है सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, और रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो ये जो सिंधु, झेलम, चिनाब है और जो ये रावी, व्यास, सतलज है, 3-3 का आप ग्रुप बना लेना, सीक्वेंस ही याद करो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। आपको ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से आप ध्यान रखो। अब देखो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ये ऊपर की 3 नदियों का यहाँ पे आप लिख लो भारत और यहाँ पर आप लिख लो पाकिस्तान,
यहाँ पर क्या लिख लो, पाकिस्तान। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंधु झेलम चिनाब का जो भारत को यूज करना है वो मात्र 20% जल यूज करना है, मात्र 20% जल यूज करना है, ठीक है। और पाकिस्तान को 80% जल यूज करना है, ठीक है, 80% जल यूज करना है। और जबकि रावी ब्यास सतलज जो है, रावी ब्यास सतलज, भारत इनका 80% जल यूज करेगा, 80% जल यूज करेगा, और जबकि पाकिस्तान के लिए मात्र 20% जल छोड़ेगा, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। किन नदियों को लेकर के, तो सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, इन 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के। फिर कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जो सिंधु नदी तंत्र के बारे में थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है, तो ये जल्दी से समाप्त हो जाएगा। बस आप चीज़ों को ध्यान से समझते हुए नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मानसरोवर झील के पास से ही इस तरफ से, यहाँ पे ध्यान से समझना है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील का एक छोटा सा पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये नदी दोस्तों तिब्बती क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए, देखिए ये इधर जा रही है ब्रह्मपुत्र, ये जो मानसरोवर झील है, यहीं से मैंने बताया था आपको सिंधु नदी का उद्गम होता है, यहीं से मैंने आपको बताया कि सतलज नदी का उद्गम होता है, और यहीं से मैंने आपको बताया कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम सिंकम्बाब से होता है, और सतलज नदी का उद्गम राकसताल से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। अब दोस्तों जब ये नदी इस तरीके से आगे बढ़ती है, तिब्बती क्षेत्र से आगे बढ़ती है, तो इसके बाद ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के पास पहुंचती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये असम में आती है, और असम से प्रवाहित होते हुए दोस्तों ये सीधे के सीधे बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ ये गंगा नदी से मिल जाती है। क्योंकि इधर से सर जी ने बताया था आपको, सर जी ने आपको बताया था कि इधर से गंगा नदी आ रही होती है, तो उसी में ये नदी मिल जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो पहली बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसकी लंबाई आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई होगी वह 2900 किलोमीटर आप लिख लेंगे। कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लगभग आप लिख लेंगे, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। फिर इसका सीक्वेंस, इसका प्रवाह, तो ये तिब्बती क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसके बाद ये भारत में प्रवाहित होती है, और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे दोस्तों तिब्बती क्षेत्र में इसे सांगपो नदी कहते हैं। दोस्तों इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को इस तिब्बती क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। तो इसके 3 नाम हैं दोस्तों, तिब्बती क्षेत्र में सांगपो के नाम से, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और उसके बाद दोस्तों जब ये बांग्लादेश में जाती है और गंगा नदी में मिलती है तो वहां पर इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये इसके नाम को लेकर के आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों देखिए इसकी ज्यादातर लंबाई तो तिब्बती क्षेत्र में है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 916 किलोमीटर। बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे, 916 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ऊंचा पर्वत है, नामचा बरवा, एक बहुत ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे आप, नामचा बरवा एक पर्वत है। नामचा बरवा के पास से ही ये नदी भारत में प्रवेश करती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक दर्रा भी है, तो दर्रे का नाम कभी भी पूछा जाता है तो आप यांग्याप बताएंगे। क्या बताएंगे, यांग्याप दर्रा। तो दोस्तों यांग्याप दर्रा जो है
यांग्याप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवाहित होती है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र में आती है असम में। असम में दोस्तों ये सदिया से लेकर के धुबरी तक, कहाँ से? सदिया शहर, 2 शहर हैं असम में, 2 शहर हैं, सदिया से लेकर के, यहाँ मैं लिखता हूँ सदिया से लेकर के धुबरी तक, धुबरी, ठीक है, सदिया से लेकर के धुबरी तक। सदिया जो है ये उत्तर में है और धुबरी जो है ये दक्षिण में है। ये असम में है, ये सदिया से लेकर के धुबरी तक। यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने की वजह से यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाने की वजह से इसके बीच में बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट तो यही पूछा जाता है कि यह मैदानी क्षेत्र में किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये असम में प्रवाहित होती है। क्लियर है? सदिया से लेकर के धुबरी तक। ये 2 शहर मैं क्यों बता रहा हूं? ये 2 शहर इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि नेशनल वाटरवे जो है हमारा NW जो है, नेशनल वाटरवे जो है NW, तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये सदिया से लेकर धुबरी तक ही है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आपको बताना है कि नेशनल जो वाटरवे है ये 1 नंबर का कौन सा है? तो नेशनल वाटरवे 1 जो है दोस्तों, नेशनल वाटरवे 1 जो है यह गंगा नदी में है और ये प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है, गंगा नदी में। वो गंगा नदी में आप देख लेना, जो नेशनल वाटरवे 1 है वह प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है, तो वो नेशनल वाटरवे 1 है। लेकिन ये नेशनल वाटरवे 2 है, सदिया से लेकर के धुबरी तक। क्लियर है? फिर यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके मध्य बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हुआ है। किसके मध्य? ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत ज्यादा द्वीपों का निर्माण हुआ है और इसमें कुछ दोस्तों, इसमें कुछ द्वीपों के नाम आपको याद भी रखने हैं। वे कौन कौन से द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं? जैसे आपने दोस्तों सुना होगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। तो ये भी दोस्तों असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों असम में रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। किस घाटी में प्रवाहित होती है? रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आप इस चीज को ध्यान रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जहां ये गंगा नदी के साथ मिल करके आगे मेघना के नाम से बढ़ती है, ठीक है। तो इधर से गंगा नदी आ रही होती है और ये दोनों मिल करके आगे मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही दोस्तों आपको रट लेना है। अगर रट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो याद हो जाएगा ना। बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। अब ये मैं कुछ सहायक नदियों को आपको बताता हूँ। जैसे एक नदी है दोस्तों दिहांग। कौन सी नदी है? दिहांग। तो दिहांग नदी हो गई। फिर दिसांग, दिहांग, दिसांग। फिर दोस्तों लोहित, दिहांग, दिसांग, लोहित। फिर धनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, लोहित, धनसिरी। फिर दोस्तों सुबानसिरी, सुबानसिरी, ठीक है। दिव्यांग, दिसांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी। जिया भरेली, जिया भरेली, जिया भरेली। ब्लैक से लिखता हूं मैं यहाँ पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। दिहांग, दिसांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली। फिर दोस्तों तिस्ता, इसकी ये सब सहायक नदियां हैं। तिस्ता, मानस, कपिली, कपिली। फिर दोस्तों संकोश, पिथुमारी। फिर दोस्तों पगला दिया, पगला दिया भी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सब इसकी सहायक नदी है। दिहांग, दिसांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, तिस्ता, मानस, कपिली, संकोश, कामेंग। एक कामेंग भी नदी है दोस्तों इसकी, कामेंग, कामेंग, पिथुमारी, ठीक है, और पगला दिया। ये सभी की सभी इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आप इन सब सभी नदियों को बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे। अब इसमें एक नदी पूछी जाती है दोस्तों लोहित के बारे में कि भारत के किस नदी को खून की नदी कहते हैं। तो इसका पानी जो है ये
लाल रंग का है, इसलिए इसको खून की नदी कहते हैं। किसको? लोहित नदी को खून की नदी कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है यह दोस्तों सिक्किम क्षेत्र से होता है। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है यह सिक्किम क्षेत्र से होता है और ये बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? तीस्ता नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जल को लेकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों एक नदी है संकोच नदी। संकोच नदी, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल और असम के मध्य बॉर्डर बनाती है। संकोच नदी दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम के मध्य बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये सभी की सभी नदियां दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्लास काफी हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्जाम में दोस्तों वास्तव में आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ नंबर भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को, हमारे इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। अगर आपको अपनी कोई प्रतिक्रिया है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा या कोई कमियां लगी या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी इससे अवगत करा सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।